गुड इवनिंग दोस्तों। तो ड्रीम आर एस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जहांगीर और आज इस सेशन में हम सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो अभी चल रहा है इलीगल सैंड माइनिंग का वो डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बैन लगाया, उसके बाद क्या एक रिपोर्ट आई उसने क्या बोला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई वो क्या थी, अभी रिसेंटली एम सैंड पॉलिसी आई है वो क्या है। तो ये सब हम अच्छे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब वैसे अभी का आर्टिकल ये है कि जो बीकानेर में नॉर्मली बजरी कहाँ से निकालते हैं हम, नदी नालों से। लेकिन बीकानेर ऐसी जगह है जहाँ पर नदी नालों से बजरी नहीं निकाली जाती है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे राजस्थान का जो स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है उसने खनन के लिए पर्यावरण क्लियरेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं दे रखा है, इसलिए वहाँ पे अवैध खनन हो रहा है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलते हैं हमारे मेन इश्यू पर। तो आप सबको पता होगा कि राजस्थान में सैंड माइनिंग बैन है। क्यों है? क्योंकि अब सुनिए 2011 में क्या हुआ, 2012 में क्या हुआ। कुछ 82 लोग जो बड़े रसूखदार लोग थे उन्होंने क्या हमें सैंड माइनिंग करनी है बड़ी बड़ी नदियों के किनारे, बनास हो गया, चंबल हो गया। तो ये लोग सरकार के पास गए, सरकार ने इनको लेटर ऑफ इंटेंट इशू कर दिया कि आप सैंड माइनिंग कीजिए, LOI इशू कर दिया। लेकिन कंडीशन क्या कि आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना होगा, पर्यावरण क्लियरेंस लेना पड़ेगा। किससे? जो यूनियन मिनिस्टर, जो हमारे एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है सेंटर में, उससे। तो अब इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कोई क्लियरेंस नहीं लिया। इन्होंने ना तो रेप्लिशमेंट स्टडी हुई ना कुछ किया और इन्होंने स्टार्ट कर दी धड़ाधड़ी से। अब 2017 में जब ये मामला काफ़ी हाईलाइट हो गया कि ओबियसली जब मीडिया 2-5 साल हो गए बिना कुछ करे इन्होंने सिर्फ स्टार्ट कर दी, तो फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। चलो भाई एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री क्लियरेंस नहीं दे रही, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप राजस्थान गवर्नमेंट, आप अपने राज्य की नहीं सोच रहे, आप कितने निकम्मे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई अभी नहीं, अभी आप पे हम पूरा ही बैन लगा रहे हैं। जो 82 लेटर ऑफ इंटेंट आपने इशू किए हैं हम उस पर पूरा बैन लगा रहे हैं। इन पर कोई आप सैंड माइनिंग नहीं कर सकते। जब तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल जाता। किसके साथ? रिप्लेसमेंट स्टडी के साथ। और अब ये रिप्लेसमेंट स्टडी क्या होती है? मान लो ये उस तरह से कि अगर आप नॉर्मली किसी नदी नाले में बजरी खनन करते हो तो उसके बाद क्या होगा, एक बड़ा सा गड्ढा हो जाएगा। अब ऐसे करते जाएंगे तो ऐसे गड्ढा हो जाएगा, तो इससे तो जो रिवर का फ्लो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे तो ओवरफ्लो हो सकता है, फ्लड आ सकती है, जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान हो सकता है, वाटर टेबल नीचे जा सकता है। तो करते क्या है कि इसमें जब भी कोई लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है तो उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने से पहले उसके रिप्लेसमेंट स्टडी होती है कि आपका ये जो आपने माइनिंग करोगे वो वापस भरेगा कैसे। जो नदी नाला है वो नेचुरल फ्लो जो उसका है मानसून के पहले और मानसून के बाद वो कैसे आएगा। अब कोई भी नदी नाला हो गया, कोई भी नदी होगी, तो मानसून में क्या होगा कि सेडिमेंट आते हैं इरोड होते हुए, तो वो भी कहीं पे डिपोजिट होते हैं। तो नॉर्मली प्रयास ये रहता है कि रोटेशन में हम माइनिंग करें, तो इसी को रिप्लेसमेंट स्टडी बोलते हैं। इसी को जो मतलब जो भी अगर किसी को करनी है लेटर ऑफ इंटेंट अगर लेके आ गया कि हाँ मुझे इस एरिया में माइनिंग करनी है, तो उसको ये सब सबमिट करना पड़ता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेते टाइम पे करना पड़ता है। तो उससे क्या होगा कि मान लो डाउन स्ट्रीम में मैंने कोई खड्डा कर दिया, मैं वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब जब मानसून आएगा तो नदी में पानी आएगा ऊपर से। जब ऊपर से पानी आएगा तो उसके साथ साथ क्या आएंगे, सेडिमेंट आएंगे। और वो सेडिमेंट जो पुराना जो मैंने माइनिंग कर रखा था वहाँ पे जमा डिपोजिट हो जाएंगे, तो वापस क्या हो गया, वो प्लेन हो गया। फिर अगली बार क्या करूंगा, मैं दूसरी जगह खड्डा करूंगा, फिर अगला मानसून आएगा, उससे जो सेडिमेंट आएंगे उसको भर देंगे। तो इस तरह से जो नदी का और नाले का जो नेचुरल फ्लो है वो बना रहता है। तो इस तरह की स्टडी जरूरी होती है हमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में बैन लगा दिया इन पे कि आपके पास क्लियरेंस नहीं है, और जब तक अलाउ नहीं करेंगे जब तक आप ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेके नहीं आ जाओगे विद रिप्लेसमेंट स्टडी। अब उसके बाद क्या हुआ, 2017 में गवर्नमेंट को भी लगा यार बहुत पब्लिक प्रेशर बन रहा है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, ये क्या लेके आए, एक रूल लेके आए। जो पहले तो ये बताओ जो बजरी होती है वो मेजर मिनरल है, माइनर मिनरल है। तो राजस्थान गवर्नमेंट क्या लेके आई कि राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल 2017। अब इन्होंने बोला कि भाई आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिले हैं वो हमने आपको
अच्छे सोच के दिए थे, लेकिन आपने अभी तक उन पर कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया। तो अगर आप एक साल के अंदर जो सारी कंडीशन हमने लगा रखी है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना है, स्टडी करनी है, आप एक साल में वो सब कर दीजिए, आपका लेटर ऑफ इंटेंट चालू हो जाएगा। अब ये लोग माने नहीं, नहीं भाई हम तो नहीं मानेंगे। ये राजस्थान हाईकोर्ट गए, जो भी 82 लोग थे, राजस्थान हाई कोर्ट ने भी बोल दिया भाई नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आपको पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा। अच्छी बात है आपके पास लेटर ऑफ इंटेंट है, लेकिन पहले आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेके आओ मिनिस्ट्री से। और गवर्नमेंट को, और राजस्थान गवर्नमेंट को भी बोला कि भाई आप भी कुछ प्लान करो कि किस तरह रिप्लेसमेंट स्टडी होने वाली है, कहाँ कहाँ माइनिंग होगी, तो आप भी कुछ प्लान करो। फिर ये लोग, हाई कोर्ट ने तो इनको भगा दिया। फिर ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में 2020 में गए वापस से। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में बोला कि तुम वापस फिर मुंह उठा के आ गए। अरे भाई, क्या मैंने 2017 में बैन लगाया इलीगल माइनिंग को कम करने के लिए, क्या कम हुई? अभी भी वैसी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाते हुए भगा के बोला कि अब सुनो, आप तो जाओ। उसके बाद जो सारे कलेक्टर एसपी होंगे वो कान खोल के सुन लो, अगर इलीगल सैंड माइनिंग राजस्थान में हो रही है तो इमीडिएट स्टेप लेना पड़ेगा आपको। मतलब इलीगल माइनिंग होनी ही नहीं चाहिए तब, और हम हमारा बैन तभी हटाएंगे जब तक कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल जाएगा और विद रिप्लेसमेंट स्टडी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कमेटी बना दी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी, CEC, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। ये रिपोर्ट देगी कि क्या स्थिति है सैंड माइनिंग की। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इस वाली जो CEC थी उसने क्या रिपोर्ट दी। तो ये देखिए, आप हेडिंग देखिए, सुप्रीम कोर्ट पैनल रिपोर्ट स्लैम्स राजस्थान फ्री फॉर ऑल लूट, क्वेश्चन लीजेस नियर रिवर। तो इस स्टडी ने, जो पैनल था उसकी रिपोर्ट ने साफ साफ राजस्थान बोला कि लूट मची है। भाई लूट लो बजरी की, अवैध आराम से इलीगल माइनिंग हो रही है, सारे नेता लोग मिले हुए हैं, पुलिस लोग मिले हुए हैं, सबको पैसा आ रहा है, तो सरकार मतलब कुछ नहीं कर रही है। तो जो इन्होंने क्वेश्चन किया कि जो आपका जो स्टेट, ये हमने देखा था ना अभी, ये कौन सा स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है जो ये पर्यावरण क्लियरेंस दे रही है, ये बेथौक के दे रही है, मतलब हर किसी को दे रही है, आप मुंह उठा के जा रहे हो उसको भी दे रही है, तो ये तो गलत है। तो ये जो लिबरल ग्रांट ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस है ये गलत है, इसको उन्होंने क्वेश्चन किया। मामला तो 82 वाला अलग है, उसके अलावा वो तो लेटर ऑफ इंटेंट अलग था, उसके अलावा भी जो छोटे हर जगह कहीं ना जगह माइनिंग करनी पड़ती है वहां की बात है, वहां के लिए भी क्लियरेंस लेना पड़ता है। अब इन्होंने क्या इशू उठाया कि इशू क्या है कि जो ये 2017 के जो आप रूल लेके आए, इन्होंने उसमें क्या दिया जाता है कि शॉर्ट टर्म परमिट इन खातेदारी लैंड फॉर एग्जर्वेशन ऑफ सैंड ओनली फॉर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सपोर्टेड वर्क। मतलब कि इन्होंने 2017 में जो रूल लाए थे राजस्थान गवर्नमेंट, उसने क्या अलाउ किया था कि जो नदी के पास जो खातेदारी की जमीन होती है उसको लीज पे दिया जाएगा और उससे सैंड को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। किस लिए? गवर्नमेंट के पर्पस के लिए, जो गवर्नमेंट के काम चलते हैं, सरकारी काम चलते हैं, उनके लिए। तो हो क्या रहा है, जो CEC था, जो एक कमेटी थी, उसने क्या पाया कि ये गवर्नमेंट क्या है, ये तो बेधड़ाधड़ी से खूब सारी सैंड निकाल रहे हैं, और ये भी पाया कि जो इनको रवाना, मतलब आपको जो ट्रांजिट परमिट दिया जाता है, जो भी ट्रैक्टर ट्रॉली वहां से आएगा, तो उसका तो मिसयूज हो रहा है, मतलब कि खूब ये लोग जितना चाहिए उससे ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। और इन्होंने क्या पाया कि जो ये खातेदारी लीज इन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट ने दी, मतलब हमारा जो एनवायरमेंट क्लियरेंस डिपार्टमेंट है उसने दी, ये सब नदी नालों के बिल्कुल पास, 100 मीटर के पास, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। कम से कम 5 किलोमीटर आपको दूर देनी चाहिए थी रिवर बैंक से। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि चलो ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट ने, अब ओबियसली अगर एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, हमारी जो सेंटर वाली मिनिस्ट्री है, अगर ये क्लियरेंस नहीं देगी तो क्या हमारे यहाँ पे राजस्थान में क्या कुछ काम नहीं होगा? हमें भी तो सैंड चाहिए होती है ना, कंस्ट्रक्शन के लिए, काफ़ी सारी ज़रूरत के लिए। तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को कि भाई आप इतना देरी क्यों कर रहे हो, कि कहीं ना कहीं जो आपकी देरी है ना, वही इलीगल सैंड माइनिंग बढ़ा रहा है। तो 2 इश्यू इन्होंने हाईलाइट कर दिए कि जो खातेदारी लीज थी वो आपने बिल्कुल रिवर बेड के प्रॉक्सिमिटी में 100 मीटर के आसपास दे दी, जो कि गलत है। उसके अलावा एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री जो देरी कर रही है वो भी गलत है। उसके बाद इस रिपोर्ट ने क्या पाया कि जो गवर्नमेंट, हमारे जो स्टेट की डिपार्टमेंट है, हमारे स्टेट की जो डिमांड है उसका हार्डली 25 से 30%
25 से 30% लॉफुल माइनिंग से फुलफिल हो रहा है। बाकी 70% कहाँ से आ रहा है? ऑब्वियसली इलीगल माइनिंग से आ रहा है। और इन्होंने क्या रिपोर्ट में पाया कि 2019 से 2020, जनवरी 1 2019 से सितंबर 2020, इसके बीच जो इलीगल सैंड माइनिंग में जो माफिया काफ़ी बढ़ गए हैं। इन्होंने पब्लिक सर्वेंट पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अगर इनको कोई रोकता है तो उन पे अटैक किया जाता है। तो आप देखिए 109 सरकारी नौकरों पर अटैक किया गया इनके द्वारा, सैंड माफिया के द्वारा। 2 तो मर गए, सिविलियन 10 इंजर्ड हो गए। तो इस तरह से मतलब इन्होंने ये 3-4 इशू हाईलाइट किया। अब इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने क्या सजेशन दिए वो देखते हैं। अभी रिपोर्ट लेटेस्ट ये 2020 की है कि कोई भी ट्रैक्टर अगर वो कमर्शियल व्हीकल के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको माइनिंग साइट से ट्रैक्टर, ये सैंड माइनिंग का जो होता है, रेत लाने की आज़ादी नहीं होगी। मतलब जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आ रही है उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सैंड माइनिंग के प्लेस में जहाँ पर भी आपने लीज दे रखी है 2017 के रूल के हिसाब से। उसके अलावा क्या है कि जो आपने ये 100 मीटर के आसपास लीज दे रखी है ना, खातेदारी लीज, इसको आप 5 किलोमीटर दूर कीजिए रिवर बैंक से। उसके बाद ये थोड़ा टेक्निकल है कि आप स्क्रैपिंग ऑफ द एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। तो ये 2 इशू हम बोल सकते हैं कि हम अब होना क्या चाहिए कि सारे जो कमर्शियल व्हीकल हैं जो सैंड माइनिंग करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके अलावा होना क्या चाहिए कि जो खाते 2017 के रूल में दिए गए तो उनको अमेंड करके 5 किलोमीटर के बाहर हमें लिस्ट देनी चाहिए। अब उसके बाद एक और आर्टिकल हम देखते हैं। एक हमारे भाई साहब हैं कैलाश मीणा जी, ये इलीगल सैंड माइनिंग के खिलाफ ही लड़ते हैं। तो इनके काफ़ी कुछ प्रयास हैं, इन्होंने भी कुछ हाईलाइट किए इशू, हम वो भी देखते हैं। तो एक इशू जो इन्होंने हाईलाइट किया है कि हमारे राजस्थान में 1000 ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड माइन है। मतलब ये गवर्नमेंट जो लीज देती है वो तो अलग है, और वो BIA जो बैन लगा हुआ है वो अलग है। लेकिन जो कई सारे छोटे मोटे मतलब 2 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर, ये इतने छोटे छोटे एरिया में सैंड माइनिंग है जो कि हमारे गवर्नमेंट के परव्यू से बाहर है। क्योंकि गवर्नमेंट का जो कुछ होगा उन्होंने भी तो कुछ लिमिट सेट करा, क्योंकि अच्छा मिनिमम तो कुछ होता ही होगा। तो ये जो बिल्कुल छोटे हैं ना, 1 हेक्टेयर हो गया, 1 हेक्टेयर से कम 1 बीघा, इसमें जो सैंड माइनिंग कर रहे हैं ना वो तो बिल्कुल गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है। इसको तो कौन मॉनिटर करने जाए। उसके बाद 2018 में केग ने रिपोर्ट रखी थी हमारी असेंबली में। उन्होंने भी ये पाया कि देयर वर सीरियस इनएडिक्वेसीज इन प्रिवेंटिंग इलीगल माइनिंग। मतलब सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। इन्होंने ये पाया क्यों सरकार कुछ नहीं कर रही है, या लोगों में, चलो अगर सरकार कुछ करती तो लोगों में डर होता है इलीगल सैंड माइनिंग के, तो ये डर क्यों नहीं है? क्योंकि डिले इन इश्यू ऑफ नोटिस नहीं दे रहे हैं लोगों को। रेजिंग डिमांड एंड रिकवरी ऑफ पेनल अमाउंट फ्रॉम इलीगल माइनर। मतलब जो रिकवरी होती है, पेनल्टी लगानी होती है, इलीगल माइनिंग वालों पे कुछ नहीं लगा रहे। पुलिस वाले थोड़ा पैसा लेते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। मतलब आप सबको पता होगा कि इनके पुलिस वालों के एक चौकिया ट्रांजिट सिस्टम बने हुए हैं कि अच्छा ये पर्टिकुलर चौकी आ गई भाई, 3000 रुपये दे निकल आगे, 3000 रुपये दे आगे निकल। तो जो रेत की ट्रॉली अगर मान लो हमें आम जनता को 8000 में मिलनी चाहिए थी, वो आज हमें 20,000, 13,000, 15,000, 12,000 इस तरह की रेट में हमें लेनी पड़ रही है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है पूरा, अब इसमें कई सारे नेता, कई सारे विधायक, इन सबके खुद के मिली भगत हुए हैं, कई सारे पुलिस ऑफिशियल हो गए। तो साफ साफ केग ने 2018 में बोल दिया कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो। स्लेकनेस इन इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी मेजर्स टू कर्ब इलीगल माइनिंग। तो केग ने ऐसा बोला। अब इनसे हो क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया, आप कुछ है ना, उसके बाद आप कुछ रूल लेके आए कि अच्छा कहीं जो है सैंड माइनिंग है छोटे छोटे एरिया में कर लो। तो इनसे हो क्या रहा है, क्या कुछ पर्पस सर हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगाया किस लिए लगाया कि रिवर बेड को लॉस नहीं होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, है ना। लेकिन क्या हो रही है? नहीं हो रही है। रेवेन्यू का लॉस कंटिन्यू बना हुआ है, पुलिस को थ्रेट बन गई है, लोकल लोगों को थ्रेट बन गई है, तो माइनिंग माफिया डेवलप हो गया है। तो मतलब कुछ ये जो सारा एक घिसपे सिस्टम बन चुका है, कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई रूल नहीं है, मतलब सब बिना रूल के चल रहा है। अब इससे रेवेन्यू लॉस का आप खुद सोचिए। मतलब टोंक में ऐसा बोलते हैं कि बनास से जो सैंड माइनिंग होती है इलीगल, उसमें से लगभग 60 करोड़ हर साल होता है। अब मान लो 10 साल से इलीगल सैंड माइनिंग हो रही थी तो हमारे स्टेट को कितना नुकसान हो गया? 600 करोड़। अब ये तो सिर्फ मैं टोंक की बात कर रहा हूँ। ऐसे अगर हम
ऐसे अगर हम पूरा स्टेट का देखने आ जाएं तो हमारी राजस्थान सरकार को कितना नुकसान हो गया, 10-12 हजार करोड़ हो गया होगा। और ये इन सबसे हो क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट का बैन लगा। अभी जो छोटे मोटे इलीगल जो छोटे ये अनऑर्गेनाइज माइन है, ये लोग करते हैं सैंड माइनिंग, तो इससे रेत की जो ट्रॉली आ रही है हमारे, वो कितने में आ रही है, 15,000 17,000। तो ये मतलब आम आदमी सफर कर रहा है। मतलब काम होने में सब होगा, क्योंकि बिना सैंड के कुछ नहीं हो सकता, डेवलपमेंट ही रुक जाएगा हमारे राजस्थान का। तो काम तो सब हो रहे हैं, लेकिन इससे आम आदमी को सफर करना पड़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है। तो अब होना क्या चाहिए, सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन यही है, किस तरह इलीगल सैंड माइनिंग को रोका जाए। सबसे पहला तो मैं ये बोलूंगा कि जो ये 82 लेटर ऑफ इंटेंट होल्डर्स थे, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है, तो एनवायरमेंट हमारी राजस्थान गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एनवायरमेंटल मिनिस्टर में अप्रोच करें और इन लोगों को भी अप्रोच करें, ताकि प्रॉपर रिप्लेनिशमेंट स्टडी हो, किस तरह से वापस नदियां अपना पुनर्रूप धारण कर सकेगी दोहन के बाद भी। उसके बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस में तुरंत देनी चाहिए, और राजस्थान गवर्नमेंट का भी एक अच्छे से प्लान होना चाहिए कि हाँ, इस रिवर की कैपेसिटी इतनी है, इस रिवर में आप यहाँ माइनिंग कर सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ रोटेशन के थ्रू दूसरे एरिया में आना पड़ेगा। तो इस तरह की गवर्नमेंट को एक होलिस्टिक पॉलिसी चाहिए, और एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलना चाहिए एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बैन तभी हटेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब माइनिंग डिपार्टमेंट, अब आप सोचिए बनास रिवर के पास ये हो रही है इलीगल माइनिंग। अब जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उसके पास क्या है, एक इंस्पेक्टर 3 जूनियर, अब ये 4 लोग हैं। अब वहां पे इतनी खतरनाक माइनिंग हो रही है, माइनिंग माफिया, ये कहां से रोक लेंगे भाई? एक एरिया में बंद करवाने जाते हैं, दूसरे एरिया में स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। तो हमें जो मैन पावर शॉर्टेज है, इसको कंट्रोल करना, इसको कम करना पड़ेगा। मतलब हमें मैन पावर प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलीगल सैंड माइनिंग से लड़ने के लिए, ये सैंड माफिया से लड़ने के लिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम? उसके बाद ये जो माइनिंग माफिया है ना, इन्होंने मतलब अब तो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ गई है एक्सट्रैक्शन के लिए। ये मतलब ड्रेजिंग, कई सारे जो खोदने के इक्विपमेंट है ना, सब नए नए ला गए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, ड्रोन से मॉनिटरिंग कर सकता है कि हाँ बनास है, तो उसके ऊपर हम ड्रोन से मॉनिटरिंग करेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। तो मतलब माइनिंग डिपार्टमेंट को फंड देने चाहिए ताकि वो ड्रोन प्रोक्योर कर सकें और उससे हम अच्छे से मॉनिटर कर सकें। और क्या होना चाहिए, अभी हमने क्या देखा कि ये जो छोटे मोटे अनऑर्गेनाइज्ड माइंस हैं, या फिर जो अभी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये क्लियरेंस दिए थे खाद्य दाली लीज वाले, तो ये सब रूल में दे दिए गए। लेकिन हमें चाहिए पॉलिसी, प्रॉपर पॉलिसी चाहिए, जो ये छोटे गवर्नमेंट फेज टू फ्रेम स्मॉल सैंड माइनिंग लीज पॉलिसी। जो छोटे एरिया में जो लैंड माइनिंग होती है, अभी 82 जो है तो बड़े एरिया वाले थे, जो छोटे एरिया में लैंड माइनिंग हो रही है, उसके लिए हमें एक अच्छे से पॉलिसी होनी चाहिए कि क्या क्या आप कितना कर सकते हो। तो एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। स्मॉल लैंड टाइटल्स अक्रॉस रिवर शुड बी ग्रांटेड सो दैट द डिमांड कैन बी मेट एंड इलीगल सप्लाई स्टॉप। क्योंकि डिमांड की तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया, अब डिमांड पे बैन लगा सकते हो क्या? अब डिमांड पे तो बैन नहीं लगा सकते, तो हमें सैंड तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, जो छोटे एरिया हैं उन पर लीजिंग के लिए हम पॉलिसी ला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम पेनल्टी स्ट्रिक्ट बना सकते हैं। पेनल्टी मतलब अभी जैसे ट्रैक्टर पकड़ा गया तो कितना लगता है, 25,000 रुपए, हम क्या करें 1 लाख। मतलब सोचे ही ना, वो अगर एक बार पकड़ लिया तो सोचे ही नहीं। पर उसका ये भी है, फिर बाद में ब्राइबिंग भी बढ़ सकता है, तो ये अलग एक्सपेक्ट है। लेकिन हम पेनल्टी अमाउंट जो ओवरलोडिंग या इलीगल माइनिंग का होता है उसे हम बढ़ा सकते हैं। तो ये 5 स्टेप तो हो गए। उसके अलावा अभी रिसेंट में जो हमारी जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने एमसेंड पॉलिसी लाई है, तो वो भी एक अच्छा स्टेप है। अब चलते हैं हमारे आज के आर्टिकल में। आज का आर्टिकल क्या है, तो आज तो नॉर्मली क्या होता है कि राजस्थान में वही नदी नालों में बजरी खनन होता है और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी, ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब बीकानेर ही एक ऐसा जिला है जहाँ पे बजरी खनन अलाउ है, क्योंकि वहां पर नदी नालों से नहीं होता, वहां पे जो सैंड माइनिंग होती है वो नदी नालों से नहीं होती। तो फिर तो मतलब आपको अलाउ कर देना चाहिए, लेकिन तब भी आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो जो हमारी स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, इसने क्लियरेंस नहीं दिए हैं। तो इससे राज्य सरकार को हमारे लगभग हर साल 25 करोड़ का नुकसान हो रहा है।
अब ये मुद्दा विधानसभा में भी उठा था और स्पीकर साहब ने यही बोला था कि भाई ये छोटा मोटा इशू नहीं है, इस पे तो आप अच्छे से डिस्कस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में मत उठाओ, पूरा टाइम लो 2-3 घंटे। तब ये फिर वापस से न्यूज में आएगा, तब हम इसको और डिस्कस करेंगे। अब राजस्थान ने एमसेंड पॉलिसी लाई है, वो क्या है हम देखते हैं। तो कब से लागू है? पहले 25 जनवरी से। क्यों? राज्य में बजरी दहन रोकने के लिए और विकल्प के लिए एमसेंड पॉलिसी लाई गई है। मतलब ऑब्वियसली अगर इतना बड़ा एरिया सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है, लेकिन हमें डिमांड को तो मेट करना पड़ेगा, डिमांड की तो पूर्ति करनी पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ ऑप्शन होने चाहिए, विकल्प होने चाहिए। तो उसी के लिए एमसेंड पॉलिसी लाई है। अब एमसेंड पॉलिसी में सरकार ने क्या बोला है कि हर सरकारी निर्माण में जो भी सेंड की चाहिए होती है, जो भी बजरी चाहिए होती है, उसमें कम से कम 25%, कितना? कम से कम 25% एमसेंड लाना होगा। कहां पर? मतलब जिस भी एरिया में एमसेंड की इकाई है ना, उसके 100 किलोमीटर परिधि में, उसका जो परिधि होगी उसके 100 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई गवर्नमेंट निर्माण हो रहा है तो वहां पे आपको 25% तो एमसेंड लगानी ही पड़ेगी। अगर आपके पास अच्छे से उपलब्धता है, मतलब बढ़िया मिल रही है एमसेंड, तो आप 50% भी यूज कर लो। और साफ बोला है कि जो ठेकेदार है ना, जब तक ये आप सर्टिफिकेट नहीं लाओगे ना कि हमने 25% एमसेंड मिला है, आपके बिल पास ही नहीं करेंगे। तो अगर कोई गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो उसका बिल पास नहीं किया जाएगा। और राजस्थान ने और गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब जो ये सेंड बनाने वाली, जो एमसेंड बनाने वाली यूनिट्स है, उनको उद्योग का दर्जा दे दिया गया, उनको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है, ताकि उनको अच्छे से क्रेडिट मिल सके, अच्छे से लोन मिल सके। वो अपना, अगर कोई भाई बहन हमारा एमसेंड का जो कारखाना लगाना चाहता है तो उसको आसानी से बैंक से लोन मिल सके। और क्या क्या है कि जो हमारी निवेश प्रोत्साहन योजना है, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है, उसके तहत जो कस्टमाइज्ड पैकेज होता है उसका भी लाभ मिल सकेगा। मतलब आपको भाई लाइट के बिल में इतनी छूट, आपको ये टैक्स नहीं बनना, वो टैक्स नहीं बनना। तो मतलब इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि आप एमसेंड यूनिट लगाइए। अब खनन पट्टे आवंटित करने में भी एमसेंड यूनिट्स को प्राथमिकता दी जाएगी और इनके लिए कुछ प्लॉट पहले से फिक्स होंगे। तो मतलब जो हमारा खनन डिपार्टमेंट है वो ऐसे आवंटित करने, जब भूमि आवंटित करेगा तो उसमें भी इनको प्रायोरिटी दी जाएगी कि अच्छा कुछ यूनिट, अच्छा ये एरिया तो एमसेंड के लिए ही रिजर्व है, फिर वहां पे बिडिंग लगाएंगे कि आप खोलना चाहते हो ना, नहीं खोलना चाहते। अब इससे होगा क्या? ऑब्वियसली जो हमारी डिपेंडेंसी है, जो ट्रेडिशनल सैंड फ्रॉम रिवर, जो हम नदी नालों के पास से सैंड माइनिंग करते हैं, उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और क्या होगा इससे? और क्या होगा कि जनरली क्या होता है कि अभी जो माइनिंग में वेस्ट होता है, सिर्फ दूसरी माइनिंग, जो नॉर्मली हम सिलिका की माइनिंग ले लो, ग्रेनाइट की माइनिंग ले लो, सैंडस्टोन की माइनिंग ले लो, तो इनमें वेस्ट भी जनरेट होता है। अब वो वेस्ट को हम क्या करते हैं, कहीं पे भी, एक ये भी इश्यू मैंने कहीं पे पढ़ा था कि उसको हमारे यहाँ पे डंपिंग यार्ड की कोई पॉलिसी नहीं है। मतलब जो जितने भी लीज ले रखी है वही डंपिंग करता है, तो ये कहीं पे भी डंपिंग कर दिया जाता है। तो जो वेस्ट है ना, हम उसको उससे मैन्युफैक्चर्ड सैंड बना सकते हैं। एम सैंड मतलब मैन्युफैक्चर्ड सैंड, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। अब एम सैंड बनाते कैसे हैं? तो भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, एम सैंड मतलब मैन्युफैक्चर्ड सैंड। मतलब ये जो ग्रेनाइट हो गया, सिलिका हो गया, बासाल्ट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, क्वार्टाइल हो गया, तो ये जो इनकी बड़ी बड़ी जब खाने होते हैं तो इनमें से मतलब इनको निकाल के इनके स्टोन को क्रश किया जाएगा, बिल्कुल बारीक बारीक क्रश किया जाएगा और बन गई आपकी रेत। फिर उसको थोड़ा धो दिया जाएगा, तो उसमें जो मिट्टी के पार्टिकल होंगे उनको निकाल देंगे, क्योंकि मिट्टी रह गई तो आपका जो निर्माण कार्य है उसमें बड़ी दिक्कत देगी। तो ये एमसेंड कौन से आईएसओ का कोड फॉलो करता है? 383/2016 का कोड फॉलो करता है। तो ये जैसे यहाँ पे ये है, अब इसको क्रशिंग किया जाएगा, इसको निकालेंगे, इसको क्रशिंग करेंगे। अब इसमें भी कई सारी होती है कि धुली हुई एमसेंड असली होती है और क्रेशर डस्ट में धुली धूल होती है। मतलब नॉर्मली आप ऐसे क्रश करके लागे हो तो ऑब्वियसली उसमें मिट्टी काफ़ी होगी, जब तक हम उसको धोकर उसमें मिट्टी के कण नहीं निकालेंगे तब तक वो एमसेंड अच्छी नहीं होगी। तो इसकी धुलाई के लिए हम हाइड्रोसाइक्लोन यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, मिट्टी जीरो हो जाती है, ताकि हमारी जो निर्माण क्वालिटी है वो अच्छी रहे। और क्या फ़ायदा होता है, ये बजरी से भी ज़्यादा मजबूत होती है और दिल्ली मेट्रो में ऐसा इसका इस्तेमाल हुआ है, ऐसा बोला गया है। तो मजबूत क्यों होती है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो सेम साइज के होते हैं। हमारी रेत में क्या होता है, जो हम सैंड जो नॉर्मली नदी नालों के पास से निकालते हैं उनके सैंड जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अलग अलग साइज के होते हैं, लेकिन जब क्रशिंग होगी तो सेम साइज के पार्टिकल होंगे, तो जो सीमेंट से मिक्स होकर जो पकड़ करेंगे ना वो काफ़ी बढ़िया होगी।
और हमें सीमेंट भी कम लगाना पड़ेगा, तो 10 से 15% सीमेंट भी हमारा बच जाता है। तो अभी हमारे राज्य में जो 70 मिलियन टन बजरी की मांग है, उससे एमसैंड क्या से कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं हम? 20,000 टन ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो भी कहाँ कहाँ पे? मेनली जयपुर, जोधपुर और भरतपुर। तो हमें इसको और बढ़ाने की जरूरत है, और गवर्नमेंट ने ये एमसैंड पॉलिसी इसीलिए लेके आए हैं। तो गहलोत साहब ने वही बोला है कि निर्माण कार्यों में गेम चेंजर होगा, और दिल्ली मेट्रो में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। तो ये इश्यू हमारा लगभग क्लियर हो गया आई थिंक। अब रहा आज का जो पूरा एडिटोरियल जो हम डिस्कस करने थे, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।